classes. I am Rashna, your chemistry teacher. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका एक पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है. हमने आइसोटॉप्स क्या होते हैं वो देख लिया. इसके अलावा हम लोगों ने देखा था वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. ये सब चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. आज के लेक्चर में हम इसी चैप्टर का एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल न्यू टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग, जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है. ओके, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि ऑक्टेट रूल क्या होता है. आई होप आप सब लोगों को याद भी होगा. ऑक्टेट रूल क्या होता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट है, वो क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है. उसके लिए वो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं. स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, मैंने कहा था आपको हैप्पी स्टेट से याद रखना है. इसका मतलब क्या कंडीशन हो गई उसकी, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, समझ आया यहाँ तक. तो अब क्या होता है, जब सब सिस्टम जितने भी एलिमेंट्स हैं सब हैप्पी रहना चाहते हैं, मतलब स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसके लिए कोई भी नियरेस्ट, यदि अपन बात करें नियरेस्ट गैस होती है, ठीक है, नोबल गैस, उसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं. स्टेबिलिटी का मतलब वही है, क्योंकि जो नोबल गैस होती है उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो इसके लिए कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या करता है, या तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, या फिर शेयर कर सकता है. ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं. ओके, तो अब केमिकल बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, यदि हम बात करें, मैंने कहा यदि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. तो जब भी वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, या फिर गेन करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने एक दूसरे एलिमेंट के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, दूसरे एलिमेंट के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में लगता है, तो वो क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं. या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से कि हमारी फैमिली में इतने सारे लोग हैं, उनमें उनका सबके साथ हमारा कुछ ना कुछ बॉन्ड होता है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है. ठीक है, तो वो बॉन्ड होता है, वो किस वजह से होता है, हमारा अट्रैक्शन, अफेक्शन जो होता है उसकी वजह से वो बॉन्ड हमारा फैमिली के बीच में बनता है, या फिर हमारे फ्रेंड्स के साथ होता है. वैसे ही एलिमेंट्स के बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जो उनके एलिमेंट्स को क्या करता है, टुगेदर लाने की कोशिश करता है, और उससे उनमें क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, देखते हैं. Every system in the world wants to become stable. So is the case of the atomic system. Atom try to attain the electronic configuration of nearest inert gas. As the atom of inert gases are very stable, having 8 electrons in their outermost shell. ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. To attain this stable configuration, every atom gain, lose or share electrons with their other atoms and form molecules. ठीक है, अब हम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं आपको समझाने के लिए कि कैसे बनता है. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सोडियम के बारे में और क्लोरीन के बारे में बताया था. सोडियम का यदि मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं हम, 281. और सोडियम का 281 क्यों होता है, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है. किया हमने. अब सोडियम भी स्टेबल होना चाहता है, हैप्पी स्टेट में जाना चाहता है, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में एक्स्ट्रा है. ठीक है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. और क्या इजी है इसके लिए करना, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या है, ज़्यादा इजी है. तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और फिर क्या कर लेगा, स्टेबल कंडीशन में चला जाएगा. देखो इसने क्या किया, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, क्या बनेगा, ये 2 8 बन जाएगा. 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो ये स्टेबल होने के लिए इसने ये किया. उसी तरफ यदि हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है. इसमें 2 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हमने ये भी देखा था कि स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है. अब यदि बात करें तो देखो यहाँ पे, इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है.
बिल्कुल सही बात है। अब सोडियम स्टेबल होना चाहता है, ये क्या कर रहा है, पूरे इधर उधर घूम रहा है और देख रहा है कि कोई ऐसा एलिमेंट मुझको मिल जाए जो मेरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी लेने को रेडी हो जाए। ठीक है, ये ढूंढ रहा है, ढूंढते हुए इसने देखा कि इसको मिल गया क्लोरीन। क्लोरीन को जाके इसने बोला कि मेरे पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, इसे तुम ले लो, क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं अब खुश रहना चाहता हूँ। मेरी हैप्पी स्टेट के लिए, मतलब स्टेबल स्टेट के लिए 80 इलेक्ट्रॉन मुझे आउटर मोस्ट शेल में चाहिए, मेरे पास एक ज़्यादा है, तो तुम रख लो और तुम्हें इसकी नीड है। क्लोरीन खुश हो गया। क्लोरीन ने बोला वाह, मैं भी स्टेबल होना चाहता हूँ, मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो एक काम करो तुम मुझे दे दो। इससे क्या हुआ, ना तो सोडियम को कुछ प्रॉब्लम हो रही है देने में और ना ही क्लोरीन को लेने में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों एग्री हो जाएंगे कि ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन उसे हैप्पीली क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने उसे एक्सेप्ट किया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन एक्सेप्ट करता है तो इनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन किया। इस बॉन्ड फॉर्मेशन को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। समझ आया, एग्जाम्पल से समझा हमने। तो अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन देके Na+ बन गया, किसको दिया इसने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिगेशन क्या हो जाएगा, 282। ओके हुआ। अब देखो ये Na+ है और ये Cl- है, दोनों अपोजिट चार्ज है, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ आके किसका फॉर्मेशन करेंगे, एक कंपाउंड NaCl का। तो इन्होंने बॉन्ड बना के क्या कर लिया, कंपाउंड बना लिया NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। समझ आया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब इन्होंने जो बनाया उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। देखो, दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलप्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ही किया, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को, और क्लोरीन ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने से जो क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स लगा उनमें और वो एक दूसरे के साथ बाइंड होकर क्या बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया। तो देखो, दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलप ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स which binds them together to form molecules. Okay, this force is known as the chemical bond. तो आई होप आपको सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होते हैं और होते क्यों हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जस्ट सबसे पहले हमने यही देखा। चलो अब यदि हम बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड के टाइप्स क्या होते हैं, तो केमिकल बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड एंड तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, केमिकल बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में। ओके, तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दिया था सोडियम क्लोराइड का, उसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो क्या वो अपना एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था, बिल्कुल एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था। किसको कर रहा था, क्लोरीन को कर रहा था। तो उसने क्या किया, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया क्लोरीन को। तो इसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। जो सोडियम क्लोराइड में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो आयोनिक बॉन्ड ही है। क्यों आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि वो एक अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है, दोनों सेम है, आयोनिक भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकोवलेंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे कोई भी कंपाउंड या फिर ऐसा बॉन्ड जो कैसे फॉर्म होता हो, एक एटम के कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या होता हो, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हो, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके, देखो, एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। अब यदि हम NaCl की बात करें तो वही था, एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन का पूरा दूसरे एटम के पास ट्रांसफर हो गया था। इसीलिए मैंने कहा कि वो किसका एग्जाम्पल है, आयोनिक या फिर कोवलेंट बॉन्ड का, इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड का क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट का एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो, यदि हम बात करें वही एग्जाम्पल फिर से कंसिडर करें, कौन सा, सोडियम का। सोडियम ने क्या किया था, 11 281। ओके, इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, Na+। तो ये क्या मेटल बोल सकते हैं हम इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए मेटल क्या होती है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है, क्या उन्हें हम मेटल बोलते हैं। तो ये सोडियम क्या है, इजीली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है, मेटल की तरह बिहेव करेगा।
वहीं यदि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ने क्या एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये Cl- में कन्वर्ट हुआ, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटल। आपको नॉन मेटल भी मैंने बता रखा है। नॉन मेटल क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है इजीली। तो ये काम हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये बॉन्ड की जब भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। पता चल गया क्यों होता है एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है वो मेटल बन जाती है और जो एक्सेप्ट कर सकता है वो नॉन मेटल होता है। तो ये दोनों मेटल और नॉन मेटल है। अब इन्हीं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग के क्या फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। देखो, this transfer of electron take place from the atom of a metallic element to the atom of a non-metallic element. समझ आया? Due to the transfer of electrons, one atom lose electrons while the other gains electrons, leading the formation of the charged particles called ions. Ions बन गए cation and anion. These charged ions held together by the electrostatic force of attraction. अब ये जब Na+ बन चुका है और ये Cl- बन चुका है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। किस बॉन्ड का, आयोनिक बॉन्ड का। और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NaCl के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है MgCl2, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, इसमें भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने आपको NaCl का करके दिखाया, एज इट इज वैसे ही MgCl2 और कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन होते हैं। ओके, अब देखते हैं लुईस स्ट्रक्चर। आपको नजर आ रही होगी लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर्स क्या होती है, यदि कोई भी एलिमेंट है आपके पास में, उसको यदि आप इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, यदि हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही 1 है, तो वैलेंस भी 1 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1। तो यदि मैं इसको इस डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं तो इसको हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन की क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो समझ में आया लुईस स्ट्रक्चर्स क्या होती है, देखते हैं। The formation of an ionic bond can be represented by means of an electron dot diagrams, in which the atom of the combining elements are represented as symbol of that element, and the valence electron are dot placed around the symbol. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, मैग्नीशियम में 2 होते हैं। तो ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन, इसको इस तरीके से कर सकते हो, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और वो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते, तो अब हम कैसे कर सकते हैं आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, Na 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। हियर यदि हम Cl की बात करें तो इधर कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7, इसका 1 था। इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ में कन्वर्ट हो गया और ये एक एक्सेप्ट करके Cl- में, बन क्या जाएगा NaCl। ओके, तो बस इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो किसी को भी करते हैं हम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लुईस स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ओके, देखो, इन टर्म्स ऑफ लुईस सिंबल द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कैन बी शोन रिप्रेजेंट एज। पोटेशियम क्लोराइड जैसे मैंने NaCl का बताया वैसे ही पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो सकता है। देखो, पोटेशियम 2881, ओके, 19 होता है पोटेशियम का, क्लोरीन का वही, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, और देखो इस तरीके से बन गया। इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, और इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ओके, ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम भी होता है। देखो, द फॉर्मेशन ऑफ KCl इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिट स्ट्रक्चरल डायग्राम कैन बी शोन एज। कैसे होगा ऑर्बिट स्ट्रक्चरल डायग्राम, ऑर्बिट बनाने आने चाहिए आपको। पोटेशियम में जितनी भी सेल बनेगी उतनी बना दो। कितनी बनेगी पोटेशियम के लिए, पोटेशियम का 19 होता है, देखो 2 8 8 एंड 1, 19 हो गया, 10 18 और 1 19, कितनी शेल है 1 2 3 4। चलो न्यूक्लियस बनाओ, प्लस लिख सकते हो या फिर K लिख सकते हो। ये न्यूक्लियस है, ये 1 शेल हो गई हमारी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। फिर ये हमारी हुई सेकेंड शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिक्स करो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसी तरह दूसरी बनाओ, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिक्स करो, फिर एक और बनाओ, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को दिखा दो आप, जस्ट
करके, जैसा आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन निकलते से K+ में कन्वर्ट हो गया, ये Cl- में कन्वर्ट हो गया। फिर ये दोनों क्या बना लेंगे, KCl। ओके, तो समझ में आया कैसे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। और बॉन्ड सारे क्यों बनते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है, क्यों बनते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब जब हमने आयनिक बॉन्ड सीखा तो हमें कुछ चीजें पता चली कि आयनिक बॉन्ड की क्या कंडीशंस होती है, कंडीशंस क्या है ये हम देखने वाले बनने के लिए। तो आपको पता ही चल गया होगा क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास में वो एलिमेंट होना चाहिए जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, और दूसरा क्या होना चाहिए, जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। इसका मतलब क्या, मेटल और नॉन मेटल होनी चाहिए, बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक टर्म आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, वो क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों, आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होनी चाहिए। अभी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है हम आगे पढ़ेंगे अपने पीरियोडिक टेबल में, लेकिन थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए अभी बता देती हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए कि कोई इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वही एलिमेंट चाहिए आपको। मेटल की बात करें तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। इजीली कब कर सकता है, जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कब कर सकता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम कब होगी, जब वो आसानी से डोनेट करें। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन आ गई अपने पास, देखो द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटेलिक एलिमेंट शुड बी लो। आयोनाइजेशन एनर्जी मेटेलिक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब जो दूसरी बात आती है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, वो हाई होनी चाहिए नॉन मेटल की, नॉन मेटल की। ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल की हाई क्यों होनी चाहिए। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो इजीली इलेक्ट्रॉन कर सके, गेन कर सके। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कोई भी ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट जिनको एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। एक इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट गेन कर रहा है तो उसको जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ओके, तो ये क्लोरीन है, इसको नॉन मेटल में कन्वर्ट होने के लिए फिर एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। जितनी जल्दी, जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी होगी उतना जल्दी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारे पास में आ गई। देखो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट शुड बी हाई। सेकंड आएगा लेटिस एनर्जी ऑफ द लेटिस फॉर्म शुड बी वेरी हाई। लेटिस एनर्जी क्या होती है, लाइक मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया NaCl। ओके, तो NaCl एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, आयंस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, एक Na+ को बहुत सारे Cl- क्या करे हुए होते हैं, घेरे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्म होकर एक लेटिस का फॉर्मेशन करता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है, एक लेटिस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसको क्या होनी चाहिए, उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। अब लेटिस एनर्जी का मतलब क्या हुआ, कोई भी आपके पास में एक कंपाउंड है, उसको उसके आयंस में ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की नीड है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, या फिर बनाने के लिए, एज उल्टा भी बिल्कुल, कोई भी कंस्टिट्यूएंट आयंस आपके प्रेजेंट है उसको जोड़कर कंपाउंड बनाने के लिए जितनी एनर्जी की नीड है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि Na+ है हमारे पास में और Cl- है, तो इनको NaCl में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। और वो एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा होगी उतना इजीली क्या बनाएंगे, NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, समझ आया थर्ड कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम शुड बी हायर। दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एक वैल्यू होती है, ये भी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, दोनों एटम में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, Na+ होता है, Cl- होता है, तो Cl- की Na+ को क्या करने की, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तभी तो इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर सकेगा, नॉन मेटल में कन्वर्ट होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकेंगे। ठीक है, तो इसकी 4 कंडीशन है जो आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद में बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। लेकिन मैंने फिर भी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब की आपको डेफिनेशन बता के समझा के ट्राई किया है कि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, तो देखो क्या 4 कंडीशन थी, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए,
लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, लेटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। ओके, अब हमने आयोनिक बॉन्ड की कंडीशंस देख ली, आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आप सब लोगों को फटाफट पता चल जाएगा। देखो NaCl की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या हाई अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं। अट्रैक्शन फोर्स एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अट्रैक्शन फोर्स हाई है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी जस्ट पढ़ा था हमने, जुड़े हुए हैं। तो अब मैं आपसे बात पूछूं कि इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होगा या कम होगा, लो होगा, हाई होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए हैं। कोई भी चीज यदि स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्टिव होकर जुड़ रखी है तो उन्हें तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनके क्या होंगे, हाई होंगे, उनके आयंस को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा अमाउंट एनर्जी की हमें नीड होगी, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। Ionic compounds are hard and rigid due to strong force of attraction between the oppositively charged ions. Na प्लस और Cl माइनस अपोजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए ये हार्ड होते हैं। ठीक है, दूसरा अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। देखो, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इजीली इन वाटर। आयनिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाता है। क्यों होता है तो आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बता रखा है कि लाइक डिजोल्व लाइक, सेम चीज होती है वो सेम में ही घुलती है। तो कोई पोलर कंपाउंड है वो पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में होता है। वाटर चैप्टर में पढ़ा था हमने, तो वाटर एक पोलर कंपाउंड है, आयंस होते हैं। इसी तरह आयनिक कंपाउंड भी पोलर कंपाउंड है, तो ये वाटर में क्या होता है, आसानी से डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक होता है, सेम कंपाउंड है, तो ये दोनों आसानी से क्या कर सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड किसमें डिजोल्व हो जाते हैं, इजीली वाटर में। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव अराउंड एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ मोल्टन या एक्वस स्टेट में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं वो मोल्टन या एक्वस स्टेट में क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्री होंगे आयंस तो कंडक्ट आसानी से हो जाती है। वहीं यदि हम बात करें सॉलिड स्टेट की, यदि हम बात करें किसकी, सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर तो आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, जब उनमें अट्रैक्शन फोर्स है तो वो फ्री नहीं है, और फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, इसीलिए मोल्टन और एक्वस स्टेट में करते हैं, सॉलिड स्टेट में कभी नहीं करते हैं। ओके, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखो, सॉलिड स्टेट आयंस आर फिक्स्ड एंड दे कैन नॉट मूव, सो आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ionic compounds are crystalline due to the orderly distribution of ions in them. This gives characteristic geometrical shape to the ionic compound. Ionic compound की एक fixed geometrical shape होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, clearly orderly क्या होते हैं, distribute होते हैं। ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं ionization in solution. When ionic compounds are dissolved in water, their constituent ions get separated. आयनिक कंपाउंड को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे NaCl को, तो जो Na प्लस और Cl माइनस आयंस है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन और डिसोशिएशन। वाटर में जाके कोई भी चीज़ डिसोशिएट हो जाती है तो उसको आयोनाइजेशन या क्या बोला जाता है, डिसोशिएशन बोला जाता है। देखो, व्हेन आयनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन वाटर देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस गेट सेपरेटेड। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन और डिसोशिएशन। फॉर एग्जाम्पल NaCl का ही एग्जाम्पल लिया है अभी हमने, Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन द एक्वस सोल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट टेक प्लेस वेरी फास्ट। केमिकल रिएक्शन होती है आयनिक कंपाउंड की, वो मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में बहुत ज़्यादा तेजी से होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर आयंस क्या होते हैं, फ्री होते हैं। लाइक Na प्लस और Cl माइनस ऐसे अलग अलग रहते हैं, तो ईजिली क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट। ओके,
अब दूसरा आता है आयनिक कंपाउंड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नेचर में नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। समझ आ गया? तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ी आज, आयनिक कंपाउंड के बारे में देखा और उसकी क्या देख ली, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली और कंडीशंस देख ली। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें यदि किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। तब तक मेरा वीडियोस देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।